नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन की जब बात आती है तो एक फेमस लीडर इंडिया का, जिन्हें भूदान मूवमेंट लीडर कहा जाता था, आचार्य विनोबा भावे, इनकी याद आती है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया था एक किसी मीटिंग में, प्रोसेशन में, जहाँ उन्होंने कहा कि मान के चलिए आपके पास एक ब्रेड है, उस ब्रेड में 3 या 4 स्लाइसेस ही ठीक है, बाकी सब पर फंगस लग चुका है, बुरशी लग चुकी है और वो खाने लायक नहीं है, तो क्या आप उस ब्रेड को खाओगे? स्वाभाविक सा जवाब है कि हम ऐसा ब्रेड नहीं खाएंगे। कुछ इसी तरह एजुकेशन का भी हाल है। अगर किसी स्टूडेंट को 30 या 35 मार्क्स मिल जाते हैं तो उसको पास घोषित किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि उसके पास 65% नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप अगर एम्प्लॉयबिलिटी रेट की बात करते हैं तो शायद ही 6 या 7% एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। तो ये एक बहुत दयनीय सिचुएशन है। समय बदला, समय के साथ साथ सोच बदली, सोच के साथ साथ नए पॉलिसीज़ आने लगे। लास्ट एजुकेशन पॉलिसी जो वो 1989 के आसपास में आया था और अब 34 साल बाद अब आ रहा है 2023 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर हमने आज आमंत्रित किया एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर रजनीकांत बोंद्रे, जो कि स्नेहा कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर है, सर्वेसर है, और टीचिंग लाइन में, एजुकेशन लाइन में इनका कम से कम 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। आज उस एक्सपीरियंस को आज लेंगे और उनसे बात करेंगे व्हाट एल्स एजुकेशन। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। ये बताइए कि एजुकेशन को एक ब्रॉड एंगल से आप कैसे देखते हो, फिर उसके बाद हम पॉइंट्स पर आते हैं। एजुकेशन इज समथिंग विच मेक द पर्सन वाइज। इट्स नॉट सिंपली जस्ट गेनिंग द नॉलेज, बट इट शुड ट्रांसफॉर्म द पर्सन टोटली। जी, तो आप इतने सालों से इस फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में, आपने स्टूडेंट्स को प्लस माइनस सब कुछ आंक लिया है, पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है ये भी सीख लिया। तो ओवरऑल इमेज अबाउट एजुकेशन इन विदर पर्टिकुलरली किस किस्म से आप देखते हैं उसको? नहीं, एजुकेशन की स्थिति, इस सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये ऐसा सेक्टर है कि जो थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पर भी इग्नोर्ड रह गया है। इसमें जितने बदलाव होने चाहिए थे उतने बदलाव आज तक नहीं हुए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको अभी तेज़ी से इन बदलाव को लाना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन शायद नेक्स्ट सेशन से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा उसका, ऐसा सुनने में है, बट उससे काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे। जी सर, आपको याद होगा कि आपने जब मैट्रिक किया होगा या 11th-12th आपने किया होगा, तो उस समय एक ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल रहता था, 10:30 से 4:30 स्कूल, उसके बाद घर जाओ। केवल वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनको अलग से रुकना पड़ता था और स्कूल आवर्स के बाद उनको पढ़ाया जाता था। वो सिनेरियो को याद कीजिए और आज की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, नेट एंड ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स, तो उसको आप कैसे एंगल से देखते हो? नहीं, उस ज़माने में कोई कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऐसा कुछ नहीं होता था। तो स्कूल में जो पढ़ा गया वो सिलेबस फिक्स होता था। लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ गई है, इसमें से जैसा IIT जैसे एग्ज़ाम की बात करेंगे, देयर इज़ नो अपर लिमिट टू इट। आप वो बच्चे को कितने भी ऊंचाई तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज में लेकर जा सकते हो। तो ऐसे इसमें रूटीन जो कुछ भी उसके क्लासेस का टाइम है उससे एक्स्ट्रा दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए आजकल उनको एक्स्ट्रा कोचिंग ये वगैरह देना बहुत आवश्यक है। आपने एक्स्ट्रा कोचिंग की बात की, इसके लिए कई सारे साधन हैं, यूट्यूब से लेकर तो कई साधन है। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ था बीच में, कोविड एक डिज़ास्टर था, उसके बाद ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। नाउ बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्या प्रेफरेंस रहेगा आपका, क्यों, और उसको कैसे जस्टिफाई? ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही रहेगा। हाँ सर, मेरा मानना ये है कि अमेरिका, चाइना जैसे जो देश है, जो टेक्नोलॉजी में हमसे 25 साल आगे है, अगर ऑनलाइन अच्छा होता तो ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन है, क्लासरूम में बच्चे आ रहे, टीचर पढ़ा रहे, ये ख़त्म हो चुका होता। दूसरी बात, पोस्ट कोविड सिनारियो आप देखेंगे, कोविड में मजबूरी थी, हम लोगों ने, सब लोगों ने ऑनलाइन लिया, उसमें भी जो भी बेस्ट कर सकते थे करने की सबने कोशिश किया। लेकिन जैसा कोविड समाप्त हो गया, वी आर अगेन बैक ऑन ट्रैक, है ना। हम लोग फिर से क्लासरूम एजुकेशन, ऑफलाइन की तरफ आ गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे पहला, बच्चे को पता ही नहीं चलता स्क्रीन टाइम कब बढ़ गया। दूसरा बात, उसके आंखों में स्ट्रेन होता है। तीसरा बात, बच्चा स्ट्रेस्ड महसूस करता है। चौथी बात, उसके बाद उससे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
पांचवी बात, वो पूरे सब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर अपने दिमाग में सेटल ही नहीं कर पाता है, क्योंकि स्क्रीन पे चीज़ आ रही निकल जा रही है। कक्षा के अंदर शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चों के चेहरे देख देख कर वो उसको कभी रिपीट भी करता है, कभी आगे चलता है, तो एक अच्छे तरीके का इंटरेक्शन होता है। 1-to-1 इंटरेक्शन ऑनलाइन में टीचर और स्टूडेंट के बीच में की करीब करीब खत्म हो रही है। ऑनलाइन केवल पासिंग ऑफ नॉलेज एक छोटा सा पार्ट है, उसका उतना नॉलेज पास करना उसके लिए ठीक है, लेकिन बच्चों का जो मेंटरिंग करना चाहिए, एग्जामिनेशन में मास्टरी हासिल करने के लिए कुछ उसको कराने का है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन से हो नहीं सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर वक्त आने पर यह भी होता है कि जो 3 सब्जेक्ट बच्चों को देने हैं, तो तीनों सब्जेक्ट के बारे में टीचर को देखना है, वो तीनों सब्जेक्ट में जो वीक है उसके ऊपर काम करना है। टीचर्स को आपस में एक दूसरे से बात करके बच्चे को पुश देना है कि भाई ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है। तो ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन कभी बीट नहीं कर पाएगा। अगर कर दिया होता है तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे गई है दुनिया के अंदर, आज ऑफलाइन एजुकेशन बंद हो चुका होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चों ने जाना नहीं चाहिए, और कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन होना ही ये रूटीन एजुकेशन में भी खलल डाल रहा है। जैसे एक बच्चे को पता है कि मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड हूँ, तो कक्षा में जब बैठता है उसका अलर्टनेस कम हो जाता है, अलर्टनेस कम होता है, वो ख्याल कम देता है, उसके मन में रहता है यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो उधर पढ़ लूंगा मैं, ठीक है। और फिर एक क्लास में जैसा 1 घंटे के इसमें उसके एक छोटा सा टॉपिक नहीं समझा है, वो छोटे से टॉपिक के लिए फिर वो ऑनलाइन पे जाता है। अब ऑनलाइन पे उसको जो कंटेंट मिलेंगे वो कितने करेक्ट हो गए, ऑथेंटिक हो गए, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा आ रहा है अपना यूट्यूब का वीडियो बना दे रहा है, या कोई भी आके ऑनलाइन पे पढ़ा रहा है, कोई ऑथेंटिसिटी वहाँ पर नहीं होती है। और फिर एक मिनट का काम जो रहता है कि वो बच्चे को उतना पार्ट नहीं समझा, टीचर के पास जाए, उससे वो सवाल का जवाब पूछ ले, टीचर उसके 2 और सवाल करेगा, वो बच्चे का बेस कहाँ से खराब है वो देखेगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करके वो 2 मिनट में बता देगा। वो 2 मिनट का जो नहीं समझा है उसके चक्कर में वो ऑनलाइन पोर्टल पे चला जाता है, और जहाँ घंटों वो वेस्ट कर देता है। तो टाइम भी वेस्ट हो गया, एनर्जी भी वेस्ट होगी, पैसा भी वेस्ट हो गया। इट विल नॉट बी इन सिंक विद द रूटीन करिकुलम इन द स्कूल्स और कॉलेजेस, और उसका अलर्टनेस भी कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, फोकस कम हो गया। ऑनलाइन बच्चों ने नहीं करना चाहिए, ये केवल बहुत बड़े बच्चों के लिए जहाँ केवल इन्फॉर्मेशन लेना है वहाँ तक ही सीमित है, वही तक ठीक है। जो इमेज आप देखते हो वो जल्दी आप ग्रास कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस लोकल टॉक। फॉर एग्जांपल हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मराठी टीचर हमारी जो थी उसने शिवाजी महाराज का पिक्चर हमको थिएटर में दिखाई, और 3 घंटे में उन्होंने शिवाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री हमने देख लिया, बैकग्राउंड पक्का हो गया था, वी कुड सॉल्व एनी क्वेश्चन। यस, बट मुझे ये बात बताइए, ये एक पिक्चर के फॉर्म में 100% ऑनलाइन में कोई फ़ायदे का नहीं है, लेकिन वही चीज़ टीचर उसका एक पार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, उतना टेक्नोलॉजी का यूज़ जायज़ है। या टीचर डायग्राम ड्रॉ कर रहा है तो डायग्राम ड्रॉ करने का स्किल भी बच्चे को पता है, ठीक है। तो ये टीचर के कोऑर्डिनेशन के साथ क्लासरूम में होना चाहिए। ऑनलाइन में एक चीज़ आएगी, एक स्क्रीन आएगा, निकल जाएगा, बच्चा कहीं कॉन्सेंट्रेट करेगा, कहीं नहीं करेगा, और टीचर को पता भी नहीं चलेगा इतने सारे बच्चों में कि कौन कॉन्सेंट्रेट कर रहा नहीं कर रहा। कक्षा में एक नज़र में पता चले, अरे हाँ यहाँ नहीं हो रहा है, इस तरीके से। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन बहुत काम की चीज़ नहीं है। बट डू यू थिंक सर कि कोविड-19 ने हमको बहुत बड़ा लेसन दे दिया? ऑनलाइन ऑफलाइन में कंट्रोवर्सी होती थी, उसका भी लोग ऑफलाइन प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, यस, कोविड-19 ने यानी वो तो सिद्ध कर दिया, हाँ। वो परिस्थितियों ने सिद्ध कर दिया कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन को कभी बीट नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल गुरु होता है, उसके हेलो में जब बच्चा खड़ा रहता है, उसके साथ जब खड़ा होता है, टीचर उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पहचानता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पहचानता है। टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन जब बढ़ता है, जब बॉन्ड उनके बीच में बढ़ता है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। ऑनलाइन तो वही मूवी देखकर आगे चले गए, मूवी के पूरे डायलॉग भी याद नहीं होते, याद भी नहीं रहता, उस टाइप का है। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों ने जाना नहीं चाहिए। पेरेंट्स ने भी, बच्चे अगर बोलते नहीं मैं ऑनलाइन में देख लूंगा, नहीं, वो उनका वो रास्ता ही कट कर देना चाहिए। वो रास्ता जब कट करेंगे तो क्लासरूम में उसका अटेंशन बढ़ेगा, टीचर के हाथ उसका कनेक्ट बढ़ेगा, उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, बच्चे को ज़्यादा फायदा होगा। तो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उस तरह से ऑनलाइन उस समय ठीक था, आज जब आपके पास फैसिलिटीज़ है ऑफलाइन का तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल सही, जी सही फरमाया सर। जैसे मैं बता रहा था, हमारे इस टाइम पे स्कूल में सिर्फ 10 से 4:30 क्लास स्कूल हुआ करता था, 45 मिनट से 50 मिनट का एक पीरियड हुआ करता था, अब 30 मिनट्स में आ गई क्योंकि सब्जेक्ट लैंग्वेज बढ़ गए। हाउ डू यू रेट दिस थिंग्स कि
उसके कारण न टीचर फोकस कर पा रहे, प्लस टीचर्स को एक्स्ट्रा इलेक्शन ड्यूटी या कुछ और ड्यूटीज़ दी जाती है तो टोटली फोकस नहीं कर पाता। हाँ, ये बात तो है ही। देखिए, जैसा मैं जिस सेक्टर से डील करता हूँ 11th-12th JEE नीट, ठीक है, आज आप अगर देख रहे होगे तो स्कूल कॉलेजेस में जाने का बच्चों का रुझान कम हो गया है। सिंपल कारण मैं बता सकता हूँ। कोई भी साइंस का लेक्चर, उसका अगर टाइम टेबल देखोगे तो वीकली 4 लेक्चर्स उसके होते हैं 45 मिनट के। स्कूल में दुनिया भर की गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है, टीचर्स को कभी इलेक्शन ड्यूटी है, कभी और कोई ड्यूटी है, कभी और कोई ड्यूटी है, सेंसस वगैरह ये सब कुछ चलते रहता है। कई टीचर्स के भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी उसकी भी फैमिली है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब सोचिए कि 4 दिन लेक्चर है, इसमें एक दिन गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, एक दिन टीचर एब्सेंट हो गया, एक दिन बच्चे का कोई प्रॉब्लम आ गया। कई बार तो ऐसा भी देखा है, क्योंकि मैंने भी कॉलेजेस में काम किया है, कि मैं बच्चे से आज मिला, मुझे मौका लगा 15 दिन के बाद, हाउ कैन कनेक्ट द प्रीवियस टॉपिक विद द नेक्स्ट वन। तो ये उनका टाइम टेबल का बहुत बड़ा फॉल्ट है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, और टीचर भी चाह के भी जस्टिस नहीं कर पाता फिर इसके लिए, और इसीलिए बच्चों का स्कूल कॉलेज की तरफ रुझान कम हो रहा है। और एक बात, स्कूल कॉलेजेस केवल बच्चों को प्रिपेयर करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन बच्चों का वो टारगेट नहीं है। बच्चों का टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड तो क्लियर करना है बट कॉम्पिटिटिव भी करना है, और इसीलिए बच्चों का रुझान कम हो जाता है। उसमें कुछ करना चाहिए। क्या वजह हो सकती है सर कि फॉलो द फ्लॉक वाली मेंटेलिटी हो गई, सब इंजीनियर बन रहे मैं भी इंजीनियर बनूंगा, सब डॉक्टर बन रहे मैं भी डॉक्टर बनूंगा? नहीं, इसके ऊपर मेरा एक अपना अलग आकलन है। जो रीजन में जो फील्ड्स के लिए डिमांड होती है, वो रीजन के बच्चे वो फील्ड्स चूज करते हैं, उस तरीके से होता है। इफ़ यू गो टू दिल्ली, तो दिल्ली में मैक्सिमम बच्चे आप देखेंगे वो आर्ट्स लेना पसंद करते हैं। वो आर्ट्स लेंगे, जर्नलिज्म लेंगे, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस वहाँ पर है और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वहाँ पर है। तो उधर सबसे ज़्यादा एडमिशन, हाईएस्ट परसेंट पे एडमिशन क्लोज होगी वो आर्ट्स की होगी। इफ़ यू गो टू मुंबई में एडमिशन हाईएस्ट परसेंटेज पे क्लोज होगी कॉमर्स की, क्योंकि वहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं विदर्भ की तरफ, विदर्भ के तरफ ना उस तरीके का वातावरण है, ना इस तरीके का वातावरण है। तो फिर यहाँ का बच्चा सोचता है कि नहीं, मैं फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल, ये 2 फील्ड। अब इंजीनियरिंग है ना, एक ही इंजीनियर नहीं होता है, हर चीज़ में इंजीनियरिंग है, हज़ारों लाखों पोस्ट क्रिएट होते रहती है उसकी, ठीक है। और मेडिकल की बात अगर करेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन के रेशो प्रोपोर्शन में आज भी डॉक्टर्स कम है। तो यहाँ के बच्चे को, क्योंकि वो आर्ट्स वाले लाइन में जाकर उसको कोई स्कोप नहीं मिलता है, कॉमर्स में जाकर उतना स्कोप नहीं मिलता है करके, यहाँ के बच्चे ज़्यादातर मैंने देखा है विदर्भ के कि वो साइंस प्रेफर करते हैं और इंजीनियरिंग मेडिकल जैसे कोर्सेस में जाते हैं। जी, आपने एक बहुत सुंदर बात कही सर, ये इसके 2 मिनट पहले, कि जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को कोचिंग क्लासेस लगाना आजकल इसीलिए ज़रूरी होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अर्लियर हमारे टाइम पे शायद सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हुआ करते थे, परसेंटेज के बेसिस पे सेलेक्ट होता था। जहाँ तक कोचिंग क्लासेस उस एरिया, रीजन, क्षेत्र या फिर लोकलाइज्ड होता तो ठीक है, लेकिन आजकल ब्रांडेड जो एड्स आ रहे या कोचिंग क्लासेस के बारे में, मतलब नेशनल लेवल के, लोकल लेवल के, तो इसके बारे में आपकी क्या टेक है? नहीं, मेरी राय तो ये है कि इफ़ समबडी आस्क मी टू चूज़ बिटवीन नेशनल ब्रांड्स और लोकल प्रीमियम ब्रांड्स, तो मैं डेफिनेटली लोकल प्रीमियम ब्रांड ही चूज़ करूँगा। रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल सिंपल है सर। 2003 से लेके 2023 तक आप देखेंगे, नागपुर शहर की बात करते हैं, करीब 20 से 22 नेशनल ब्रांड्स आए, 2-2, 3-3 साल काम किया और उन्होंने अपने ऑपरेशंस फाइंड अप करके वो चले गए। अगर एक कोचिंग क्लास 3 साल रह रहा है और बाद में अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करके जा रहा है, मतलब ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा है, या वो यहाँ के लोकल ब्रांड्स को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। यहाँ का लोकल ब्रांड लोकल बच्चों का पल्स जानता है। यहाँ का लोकल प्रीमियम ब्रांड जो होता है, वो लोकल ब्रांड के जो एकेडमिक प्लान्स मैंने देखा है कि नेशनल ब्रांड से बेटर है। नेशनल ब्रांड्स आते तो होता क्या है, एकदम हवा बना कर आ जाते हैं। आप देखेंगे ढेर सारा पैसा लेकर आ गए, फिर आप जोमेटो पे ऑर्डर कीजिए, उनका ऐड, स्विगी पे ऑर्डर कीजिए, उनका ऐड आपको मिलेगा, सड़क से चलिए होर्डिंग में उनका ऐड मिलेगा, न्यूज़पेपर खोलिए वही ऐड मिलेगा, कार में चलेंगे रेडियो में वही ऐड मिलेगा, इंस्टाग्राम जाओ, आप फेसबुक जाओ, आप जितने भी ऐड मीडिया है वो इतना ज़बरदस्त हैमरिंग करते हैं कि वो ब्रेन हाईजैक कर लेते हैं, पेरेंट्स का भी ब्रेन हाईजैक कर लेते हैं। एट द सेम टाइम 150, 100 इतने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हर बच्चे के घर में जा रहे हैं, वहाँ पर उनका काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ तामझाम बता रहे हैं, ठीक है।
लेकिन फिर 2-3 साल में होता क्या है कि उनकी जो रियलिटी पेरेंट्स को धीरे धीरे पता चलती है, और पता चलने के बाद में फिर उसके बाद में उनको लॉसेस होते हैं। वो आए ही है बैलेंस शीट बनाने के लिए, और उसकी वजह से वो अपने ऑपरेशंस फाइंड अप करके निकल जाते हैं। ये फैक्ट है नागपुर शहर का इतिहास। कमर्शियल इंटरेस्ट रहा था उनका, कमर्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा है। और लोकल प्रीमियम ब्रांड में क्या है, मोस्ट ऑफ द लोकल प्रीमियम ब्रांड्स आर ओन्ड बाय द टीचर्स। वो कोर टीचर है, उसको वो जब तक वो टीचिंग प्रॉपर हुआ नहीं, जब तक उस तरीके के बच्चों को देंगे नहीं, तब तक उसको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। वो पैसे के लिए कम काम करता है, लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ज़्यादा काम करता है। और इसीलिए ये जो लोकल ब्रांड है, इन्होंने ये सब लोगों को कॉम्पीट किया है। कंपटीशन की वजह से लोग चले गए हैं, लेकिन मुझे सिनारियो देख के बहुत ठीक नहीं लगता है। पेरेंट्स भी इन सब बातों को सोचते नहीं है। पेरेंट्स की बात अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि फादर को आज लेट आना है, अपने वाइफ को एक मैसेज डाल दिया, स्वीट हार्ट आई विल बी कमिंग लेट, मुझे कहीं तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का है, ठीक है। आज तो फिर बच्चों के लिए एक पार्सल ला लिया, मतलब उसने उनको ब्राइब कर दिया। वो टाइम नहीं देना चाहता। फिर पेरेंट क्या कर रहा है, भाई ये टॉप ब्रांड है, जहाँ वहाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा है, यह एडमिशन मैंने करा दिया, अब तू देखता बैठा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बट ऐसा होता नहीं है। और फिर ये 2-3 वो ऐसे आप सोचिए सर, 2003 से लेकर 2023 तक अगर मैं बोल रहा हूँ 20-22 ब्रांड आके चले गए हैं, तो कितने बैचेस, कितने जनरेशन, कितने बच्चे उसमें स्पॉइल हो गए। एक और डिसबैलेंस वो क्रिएट करते हैं। जब इतना तामझाम लेकर आते हैं तो बहुत सारे अच्छे परसेंटेज के स्टूडेंट्स, वेल टू डू फैमिलीज के स्टूडेंट्स, बच्चे वहाँ पर वो चले जाते हैं। और उसकी वजह से एक्चुअल वर्क करने के लिए लोकल प्रीमियम ब्रांड्स का थोड़ा मार्क कम मिलता है, फिर भी वो रिजल्ट निकालते हैं। वो एवरेज बच्चों में भी रिजल्ट निकालते हैं, और नेशनल ब्रांड का अगर आप रिजल्ट अगर देखोगे तो वो कम आता है। वो उनके इनपुट के आधार पर कम आता है। रिजल्ट एनालिसिस पे आगे बात करेंगे, फिर आप जब पूछेंगे। जी जी सर, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि जिस अंदाज में अपने आप को प्रोजेक्ट करना, चाहे वो लोकल हो चाहे वो प्रीमियम अपना नेशनल लेवल के ब्रांड्स हो, तो इसको जिस अंदाज में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो कहाँ तक सही रहता है, कहाँ तक गलत रहता है? क्योंकि एक ही बच्चे का फ़ोटो इस ए ग्रुप नाम के इंस्टीट्यूट में भी, बी ग्रुप में भी है, सी ग्रुप में भी। थैंक यू वेरी मच, आपने नोटिस किया है। हाँ। आपके जैसे अगर सब पेरेंट्स हो जाए तो बहुत मज़ेदार है। सर ये छोड़ दीजिए, आप अगर ये जितने भी नेशनल ब्रांड्स हैं, हाँ, इनके वेबसाइट्स के ऊपर चले जाइए और जाकर पिछले जितने सालों के रिजल्ट्स उनके साइट पर होंगे वो आप एनालाइज कीजिए। आपको पता चलेगा कि जितने भी टॉपर्स रहते हैं वो लगभग सभी ब्रांड के बच्चे रहते हैं। हाँ, लगभग पूरा 100% नहीं, बट लगभग, ठीक है। नंबर 1 6-7-8 ब्रांड वाला छपा रहा है, नंबर 2 6-7-8 ब्रांड छपा रहा है। मैंने आज तक नागपुर शहर के अंदर नंबर 1 to नंबर 25 तक तो मैंने कोई रैंक देखा नहीं है, बट अपने न्यूज़पेपर में जरूर छप जाता है। आप सोचिए सर, पूरे इंडिया में 1-2 लाख बच्चे पढ़ाएंगे, वहाँ पर जीनियस बच्चे कहीं उनके हाथ में लग गए। वो बच्चों ने और कहाँ पढ़ा है पता नहीं है, क्या हुआ मुझे पता नहीं है, ठीक है, और वो बच्चों को नागपुर शहर में छपा देंगे। सर 1.5-2 लाख बच्चे पढ़ाने के बाद एक पेज से ज़्यादा ऐड उनकी होती नहीं है। लोकल ब्रांड्स की उससे अच्छा तो फिर 10-15-20 रिजल्ट अगर होंगे तो भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, ऐसा मैं समझूंगा। तो मेनी टाइम्स दे यूज टू पब्लिश फेक रिजल्ट्स। सर मैंने एक पिछले साल नागपुर के ही एक नेशनल ब्रांड का मैंने देखा हुआ है। वो सेम बच्चे का फोटो रायपुर टॉपर करके, रायपुर के पेपर में, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है तो मैं वहाँ गया था, तो अरे बोला टॉपर आ गया इनका, बढ़िया। फिर मैं वहाँ से वापस आया, नागपुर के भी पेपर में, अरे ये तो सेम बच्चा है, रायपुर टॉपर और विदर्भ टॉपर कैसे हो सकता है? हाँ। मुझे नहीं पता। आई एम हैविंग दैट कटिंग स्टिल, ठीक है कि नहीं? मुझे तो क्लेम ही करना चाहिए उस इंस्टीट्यूट। वी बिलीव यू, लेकिन ऐसा क्यों सर? इजंट इट डिसेप्शन? यस इट इज, बट दीस पीपल सर, एजुकेशन से कम और बैलेंस शीट से ज़्यादा सरोकार है इन लोगों का, और इसीलिए वो वैसा ही करेंगे। लेकिन ये पब्लिक को समझना चाहिए इन सब चीज़ों को। पेरेंट्स भी तो ऐसा है कि जो बहुत दिख रहा है, चले अपने बच्चों को वहाँ डाल दिए, 2-3 साल में फिर वो वाइंड अप करके चले जाते हैं। इन पेरेंट्स से कभी पूछ लेना आपका बेटा भी क्या कर रहा है, बहुत कम मिलेंगे कि नहीं मेरा बच्चा एक अच्छे MBBS में गया है, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है। फिर वो बोलते हैं, नजर आते हैं, नहीं मैंने लंदन में उसको ये कोर्स करने भेजा है, मैंने वो जर्मनी में वो कोर्स करने भेजा है, बाद में पता चलता कोई तो भी सर्टिफिकेट कोर्स करने भेजा है। थोड़ा सा ऑनर कोचिंग टाइप का करवा रहे पेरेंट्स, जैसे वो हरियाणा में ऑनर किलिंग हो जाता है ना, वैसा है। इससे बाहर जब तक पेरेंट्स निकलेंगे नहीं, बच्चों का करियर खराब होता रहेगा। जी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर, और वो है जैसे अभी पुणे यूनिवर्सिटी समझ लीजिए, नागपुर यूनिवर्सिटी समझ, 2 यूनिवर्सिटीज़ है।
वहाँ का असेसमेंट का तरीका अलग है, यहाँ का असेसमेंट का तरीका अलग है। यहाँ बच्चा अगर 70-80% कमा लेता है तो वही ग्रेड का बच्चा, वही लेवल का बच्चा पुणे में शायद कम परसेंटेज कमाता है। तो वाई सो, मतलब डू यू वांट टू प्रमोट दिस लोकल इंस्टीट्यूशंस? ऐसा नहीं, ऐसा मुझे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इतना तो मैं नहीं जानकारी रखता हूँ, क्योंकि उनके पेपर के स्टैंडर्ड्स के उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। लेकिन आजकल मेरे हिसाब से जैसा हम जिस सेक्टर में काम करते हैं सर, परसेंटाइल में सब कुछ हो गया है। हाँ। ठीक है कि नहीं? तो परसेंटाइल में ये सब कुछ नहीं होता है, परसेंटेज से रिजल्ट नहीं आता है एंट्रेंस का, है ना। यानी मान लो कि एक एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स की, अगर टॉपर स्टूडेंट को 30 मार्क्स आए तो 30 मार्क्स वाला बच्चा 100 परसेंटाइल है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हुआ क्या कि पेपर बहुत टफ रहा तो भी, और इजी रहा तो भी। इजी रहा तो मान लो 80 आया टॉपर को, तो 80 विल बी 100 परसेंटाइल। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए परसेंटाइल का भी सिस्टम आया हुआ है। ये यूनिवर्सिटीज के बीच में उनके पेपर के स्टैंडर्ड्स का आकलन मैंने नहीं किया। लेकिन इज इट बेनिफिशियल सर, जैसा परसेंटाइल की बात कर रहे हैं? हाँ, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कम से कम। हाँ। क्योंकि कैसा एडमिशन लेते हो, इक्विवेलेंट बच्चे एक पर्टिकुलर कोर्सेस में जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके कारण जस्टिस सबके साथ होता है एक तरीके से, तो परसेंटाइल होना चाहिए जी। या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं सर, वहाँ पर ये देखा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी एक है वहाँ पर, मतलब यू कैन चूज अक्रॉस अ स्ट्रीम ऑफ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स वगैरह। इज इट हेल्पफुल और इज इट नॉट गुड फॉर? नो, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड सर। बेसिकली कैसा है, आप हम जितने स्टूडेंट्स देखते हैं, कोई स्टूडेंट का मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का थियोरेटिकल डायग्राम्स और इमेजेस ये होता है। हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन जैसा वर्क करता है, उस टाइप के कोई राइट ब्रेनी और कुछ लेफ्ट ब्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में है कि राइट ब्रेनी स्टूडेंट है भी तो भी लेफ्ट ब्रेन जो चीज़ों को गवर्न करता है वो सब्जेक्ट उसको लेना पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन उसमें वो नहीं होगा, वो बच्चे का जिधर रुझान होगा वो टाइप के सब्जेक्ट्स वो ले सकता है, उसके लिए बेनिफिशियल है जी। एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, क्यों मैथमेटिक्स में या बाकी सब्जेक्ट में क्यों ज़्यादा माथापच्ची करे वो? नहीं क्या? कई बार अनवांटेड सब्जेक्ट लेकर उसको बॉदरेशन हो जाता है। उसको जो ये एसेस कौन करता है सर? लोकल ब्रांड के लोग ज़्यादा बेटर कर पाते हैं या नेशनल ब्रांड के जो कोचिंग? नहीं, ये सिस्टम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब लागू होगी तो सभी करेंगे, लोकल भी करेंगे, नेशनल भी करेंगे, क्योंकि एसेस करना ही पड़ेगा। ये एसेस करके अगर हम लोग अगर स्टूडेंट्स को उस तरीके से गाइड करें तो हरदम स्टूडेंट्स के लिए बेटर हो। रिजल्ट तो चाहिए हम लोगों को, है ना। अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, कोचेस को या स्टूडेंट्स को, इन सब के बीच में एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तो वाइल गोइंग फॉर अ कोचिंग क्लास, एक पेरेंट की दृष्टि से उसने क्या क्राइटेरिया ऑब्जर्व करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो ब्रांडेड हो, लोकल हो, जो भी हो? मैं थोड़ा सा समय लूँगा। हाँ। और मेरे हिसाब से हर पेरेंट ने एक चीज़ को बहुत केयरफुली सुनना चाहिए। हाँ। अभी देखिए होता क्या है, जब तक बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है उसके ब्रेन को कंडीशनिंग काय के लिए किया गया है कि 4 महीने का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, 4 महीने का सिलेबस सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी उसका ब्रेन 4 से 5 महीने का सिलेबस होल्ड कर सकता है। तो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इज ओनली 4 to 5 months सिलेबस, मतलब सेमेस्टर पैटर्न, सेमेस्टर पैटर्न में वो होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सेकंड में नहीं होता है। फिर आता है 10th में, 10th स्टैंडर्ड में पहली बार बच्चा पूरा 10 महीने का सिलेबस पढ़ता है और उसके ऊपर बोर्ड एग्जामिनेशन ले रहा है। रिटेंशन पावर, मतलब एक ही साल के अंदर वो कितना होल्ड कर पा रहा है? 10 months सिलेबस। तो कंडीशनिंग, अब ये एग्जाम्स इजी है क्योंकि फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स सिलेबस है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, तो इजी है। अब इसके बाद चैलेंजेस 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं, लगभग। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ इसको। जब बच्चा 11th 12th आता है तो साथ में JEE या नीट जैसे एग्जाम देता है। ठीक है, अब आप वॉल्यूम वाइज, बुक के वॉल्यूम वाइज अगर देख लेंगे तो 10th के कंपैरिजन में 11 के बुक्स 3 टाइम्स है, प्लस 12 के बुक्स और 3 टाइम्स है। यानी 11th 12th मिलाकर उनका बेसिक सिलेबस ही कितना गुना बढ़ गया है? 6 टाइम्स बढ़ गया है। मोटा मोटा बोल रहा हूँ मैं, सबको समझे इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में ये स्टूडेंट को ये सिलेबस एंट्रेंस लेवल पे करना है, जहाँ उसकी अपर लिमिट नहीं है, पूरा एप्लीकेशन और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको बार बार वो करना पड़ेगा और कई नई तरीके के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स और वो सब कुछ फॉर्मेट करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना पड़ता है। तो वो इसके 5 गुना, तो 6 टाइम्स तो पहले सिलेबस बढ़ गया, एंट्रेंस का और 5 गुना बढ़ गया, तो 6 5 30 टाइम्स हो गया। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगी उसके अंदर 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम होल्ड करने का उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो ये कितना 90 टाइम्स हो गया। तो 11 12 में इतना बड़ा सिलेबस वो बच्चे को होल्ड करना है। अब आप मुझे बताइए कि बच्चे को आज पढ़ाया 5वें महीने में रिकॉल करना है, ओके, ये था 9th में।
आज पढ़ाया 11वें महीने में रिकॉल करना, एक हफ्ता 10th स्टैंडर्ड में, अब 11-12 के बाद आएगा आज पढ़ाया 19 मंथ्स के बाद रिकॉल करने का है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए उसके ब्रेन का कोई कंडीशनिंग किया नहीं गया है, और इसीलिए ये बच्चों का एकेडमिक प्लान देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एकेडमिक प्लान डिज़ाइन किया है, टीचिंग ट्वाइस। पहले ही साल उसको 11th प्लस 12th प्लस MST-CT लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है, साथ साथ हो सकता है, ठीक है, वो यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव। एंड सेकंड ईयर ये कंप्लीट सिलेबस का रैपिड रिवीजन के साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव्स कराते हैं। तो हमारा बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसको फ्रेश रहता है टॉपिक। यानी जून में चालू किया मैंने क्लास, 10th के बाद पास होके जैसा इस महीने में, तो अगले महीने में 11-12 प्लस MST-CT हो गया। फिर वहाँ जून में चालू किया तो नवंबर तक सिलेबस खत्म हो गया, तो उसको वो याद, और जनवरी में उसकी JEE की एग्जाम आ रही है, तो उसको एकदम फ्रेश, यानी उसको आप ये लेके चलिए कि एक 7-8 महीने के बाद का सिलेबस रिकॉल करना है, तो 10 के कंडीशनिंग में इसको डाल दिया, रिविजन भी हो गई है उसको। अच्छा, गुम नहीं होता है हमारा बच्चा, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। बाकी नेशनल ब्रांड में क्या हो रहा है, पहले दिन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट कर लिया, अब वो बच्चों पता ही नहीं चलता मैं कौन सा लेवल तक जा पा रहा हूँ। हमारा पता चलेगा, हाँ MST-CT लेवल हो गया, अब मैं JEE मेंस लेवल तक आ गया, अब मैं JEE एडवांस लेवल तक कर सकता हूँ, तो बच्चा कभी गुम नहीं होगा। ये लेवल पे होगा तो जाके यहाँ लेवल पर प्लेस हो जाएगा, गुम नहीं हो जाएगा। नेशनल ब्रांड में बहुत सारे बच्चे गुम हो जाते हैं, उस सिलेबस में पता ही नहीं चलता उसको। मुझे तो भी 10th में 98% थे, और 12th में मैं हूँ कहाँ, यही सवाल का जवाब उसको नहीं मिलता है, बच्चे को, पेरेंट्स को भी नहीं मिलता है, ये हाल हो जाते हैं। तो एकेडमिक प्लान इज मस्ट, लोकल प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स आर मस्ट, दे अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर, ठीक है, और वो बच्चों को बराबर स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से लेकर जा सकते हैं। और ये लोकल ब्रांड जो है ये केवल फाइनेंशियल नहीं देखते हैं, उनको एक डीप टीचिंग सेटिस्फैक्शन चाहिए, बिकॉज दे आर ओन्ड बाय द फैकल्टीज, टीचर्स। हाउ फार डू यू ब्लेम दिस पेरेंट्स फॉर दिस मेस? 100%। क्या एडवाइस करोगे आप उनको? नहीं, मैं पेरेंट्स को तो बोलूँगा, आप ये जो ऑनर कोचिंग वगैरह करा रहे हैं ना, उनको पेरेंट्स को ये चीज़ बताने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, नहीं मेरा बेटा तो हरी टी-शर्ट वाली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा है, क्योंकि उसने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा किया हुआ है, मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली ये बता रहा है पेरेंट को मालूम नहीं कि उनका लोकल रिजल्ट कितना है, लोकल रिजल्ट कितना है, बच्चों को लोकली कितना वो कैटर कर पाएगा, उनको मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनर कोचिंग पेरेंट करा रहे हैं। और सर, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पेरेंट के लिए आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए, वो काम का नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 साल बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड बनता है, बच्चे का करियर यहाँ पर डिफाइन होता है, बच्चे के लिए प्रोफेशनल कॉलेज के दरवाजे यहाँ पर खुलते हैं। ये पर्टिकुलर फेज के अंदर ये पेरेंट ने बच्चों के पीछे टाइम देना चाहिए, डे टू डे उसको देखना चाहिए क्या हो रहा है, उसको कहाँ सपोर्ट चाहिए वो देखना चाहिए, और ये भेड़ चाल जैसा नहीं चलना चाहिए। एक पेरेंट गया तो चले सभी लोग, कोई तो भी नया नेशनल ब्रांड आया, अरे कौन आ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन फैकल्टी है, सही में क्या रिजल्ट है, लोकल कितना है, कुछ भी नहीं देखते हैं, सब मार्केटिंग के बेस के ऊपर उनके पीछे चले जाते हैं, और उसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। जी, क्या यही वजह है सर कि नॉर्थ में कहिए, बिहार, दिल्ली साइड पे, या फिर बाद में साउथ में आ जाइए, आंध्रा वगैरह में, ये स्टूडेंट्स हैं उनको 7वीं 8वीं से ये सब कोर्सेज चालू करा देते हैं, राइट फ्रॉम बेसिक्स से नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। हाँ, वैसा आजकल यहाँ पर भी होता है, टैक्सिंग नहीं यहाँ पर भी होता है। क्या हो रहा है सर, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रही है ना, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से अब सबकी मजबूरी होगी जो कोचिंग ले रहे हैं कि भाई बच्चे को थोड़ा फाउंडेशन कोर्स कराया जाए, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली अगर आप पूछते हो तो मेरी राय यह है कि बच्चों का बचपन गुम नहीं होना चाहिए, है ना। आप देखो स्कूल और क्लासेस में यही फर्क है, स्कूल में ऑलराउंड डेवलपमेंट है, बच्चे में कोचिंग में बच्चा केवल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए जा रहा है, एजुकेशन फोकस। हाँ, इसलिए वो पार्ट का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं और देखते भी नहीं है। लेकिन 8वीं कक्षा से सब करने लग जाएंगे तो बच्चों का बचपन गुम हो जाएगा। लेकिन वो 11th-12th में करेंगे, JEE नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, बच्चा फाइटर बनेगा उनका, है ना, उसकी आसन सिद्धि बढ़ेंगी, उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी, दुनिया में फिर वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, वहाँ होना चाहिए वो। कोचिंग की बात कही आपने, तो IIT कोचिंग भी होती है, तो यहाँ पर कोटा में जाके लोग स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे, क्या प्रेशर ज़्यादा हो गया या फिर बाद में एक्सपेक्टेशंस हाई थे, ये नहीं उतर पाए? जैसे आपने कहा 9th में 10th में 80% कमा ले, लेकिन 98% कमा लिया, लेकिन कोचिंग के 12th वगैरह में वो तो डाउन हुआ। सर मेरा बेसिक ही है, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया, बहुत आकलन किया, इसका बहुत सोचा। नेशनल ब्रांड्स या कोटा के जो ब्रांड्स हैं उनका एकेडमिक प्लान फॉल्टी है। उनके प्लान में ये हो रहा है कि टॉप के 2-3 रिजल्ट निकालने के लिए वो इधर के 99% बच्चे सफ़र हो रहे हैं इसके अंदर। IIT इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, आई अंडरस्टैंड,
है नीट क्रैक करना और एमबीबीएस में एडमिशन लेना, इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। बट ये प्रोसेस में वो 2-3 रिजल्ट के चक्कर में उनके हिसाब से जो डिज़ाइन किया गया है वो बाकी के बच्चों का करियर जो चौपट होते चला जा रहा है, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा लेवल क्या है 2 साल के बाद 10th के बाद में। तो ये बहुत ही फॉल्टी है और इसी की वजह से फिर बच्चों को प्रेशर आता है। वहाँ पर कोटा में भेजा तो पेरेंट के एक्सपेक्टेशन बहुत रहते हैं, बड़ी क्लास में डाला तो वो सब प्रेशर डाला जाता है बच्चों के ऊपर, उसको क्लासरूम का प्रेशर अलग है, उसको टीचर्स का प्रेशर अलग है, और जब वो कर नहीं पाता कोटा में एक से ज़्यादा हो रही है। वो कमर्शलाइज एक तरीके से हो गया है, जो 1-to-1 जैसा गुरुकुल टाइप में आपने कभी मेरे साथ बात किया था मुझे याद है, उस टाइप का जो टच या कनेक्ट लोकल प्रीमियम ब्रांड ही दे सकते हैं वो उनके पास नहीं रहता है सर जी। बिकॉज जैसे आपने कहा कि कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है वहाँ पर उनका। हाँ कमर्शियल इंटरेस्ट ही ज़्यादा रहता है और इसी की वजह से प्रॉब्लम। हाँ, इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ से बच्चा सीख लेता है, अच्छा परसेंटेज कमा लेता है, अच्छे स्कूल्स में कॉलेज में एडमिशन लेता है, अच्छे कंपनीज में नौकरी लगती है और दे माइग्रेट टू फॉरेन कंट्री। तो आपको नहीं लगता कि इतनी मेहनत जो आपने की है वो सब ब्रेन ड्रेन हो गए यहाँ पर और वो किसी और का फ़ायदा हो रहा किसी दूसरे देश में? नहीं, आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि इतने में कि ये सिनारियो बदल रहा अब सर यहाँ से बच्चे बाहर जाने बंद हो जाएंगे। ये जो IITs वगैरह जो सुपर ब्रेन्स थे ना, उनके लिए पहले कंजीनियल एनवायरनमेंट अपने देश में शायद उतना नहीं था, बट अब प्रेजेंट सिनारियो जो मैं देख रहा हूँ, बच्चा बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। सर यूरोप सैग हो रहा है, अमेरिका सैग हो रहा है, चाइना को पसंद नहीं कर रहे लोग। आज दुनिया के बच्चे यही आएंगे, आप देखना आने वाले दिन अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। पहले कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी तो वो चले जा रहे थे, ब्रेन ड्रेन हो रहा था और इसीलिए हमारा नुकसान भी होता था, बट वो वातावरण अभी अपने देश में निर्माण हो रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है, इसलिए आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा। तो आपका कहना है कि पॉजिटिव नोट है वो ब्रेन गेन हो रहा है अभी ब्रेन गेन हो रहा है सर। अपने भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, बाहर के भी अभी यहाँ पर आएंगे धीरे धीरे, आप देखते रहिएगा आने वाले दिनों में। वाई दिस सडन चेंज सर? नेशनल लेवल पर पॉलिसीज अच्छी है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सर आप देखिए आज बहुत सारे जैसा हमारे देश कभी दूसरे देश से डील करता है तो हम केवल कोई चीज़ खरीदते नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। वहाँ पे जो काम करने वाले जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? हमारे के बच्चों को तो जॉब मिलने वाला है ना। तो इस टाइप का जो पॉलिसीज़ है ना वो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अब मान लो जेट इंजन कल इंडिया में बन रहा है तो वो अपना जो बच्चा रहेगा वो वहाँ पर जाकर जो काम करेगा तो सर वो बच्चा भी कितना अपग्रेड हो जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा। वो शायद वो जेट इंजन से भी कोई सुपर फाइन इंजन बना ले अपने यहाँ के बच्चे, क्योंकि स्कोप है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर बन रहा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। स्नेहा कोचिंग क्लास का एक बहुत शानदार ऐड देखी है सर मैंने, जिसमें आपने कहा कि नो फॉल्स रिजल्ट। या वी ऑलवेज डू दैट। वाज इट टू प्रिक समबडी या फिर आप रियलिटी प्रोजेक्ट करना चाहते थे? नहीं, हम लोग ये पेरेंट्स को अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं सर। सर आप सोचिए कि 2003 से लेके तो 23 तक अगर 20-22 ब्रांड गए हैं तो 2003 से 23 तक कई जनरेशन के कई अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो है उनका करियर स्पॉइल हुआ, ऐसा मेरा मानना है। वो अपने कैलिबर के हिसाब से प्रॉपर्ली प्लेस नहीं हुए ड्यू टू फॉल्टी एकेडमिक प्लान ऑफ दिस नेशनल ब्रांड, जो मुझे लगता है। मैं मेरी राय दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो हम लोगों ने कभी ये नहीं किया, हम सीधा बोलते नो फॉल्स क्लेम्स, एक्चुअल रिजल्ट्स ओनली। फिर भी हमारी जितनी एडमिशन होना उतनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को मालूम है हमारे टीचर कितने हमारे पीछे लगे और कितनी मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट जितना आएगा उतना ही छपाते हैं, कम आया कम, ज़्यादा आया ज़्यादा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने 100% मेहनत किया है और बच्चे देखते हैं सर, वो महसूस करते हैं, वो फील करते हैं और उसके कारण फिर से हमको अगले साल एडमिट एक आध बार कम आता है, एक बार ज़्यादा आता है। मेहनत क्या रहती सर? मतलब अगर दूसरे कोचिंग क्लासेस भी फॉलो करो तो अच्छा है सर। मेंटरिंग बहुत मैटर करता है। नंबर 1 हमारा एकेडमिक प्लान बहुत ज़बरदस्त है। एकेडमिक प्लान के साथ साथ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, टाइम बाय टाइम सेग्रीगेट करते चले जाते हैं उनके स्पीड के हिसाब से, और वो स्पीड के हिसाब से उनको हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका मेंटरिंग भी करते हैं, और नॉट ओनली मेंटरिंग, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। मान लो एक बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स में थोड़ा वीक है तो फिजिक्स में वो बच्चों के पीछे, और केमिस्ट्री बायो अच्छा कर रहा है तो एक सब्जेक्ट से उसका एडमिट नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल टीम लगाई जाती है, नहीं इसको यहाँ करो। 3 सब्जेक्ट के बीच में का जो टाइम मैनेजमेंट है इसके ऊपर बच्चों को बताया जाता है। हर बच्चे की पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बना कर देते हैं हम लोग कि भाई तू इस स्ट्रैटेजी से कर रहा है तो तेरे को ज़्यादा स्कोरिंग आता, तो यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और इस तरीके से बहुत कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, इसकी वजह से लाइक करते हैं स्टूडेंट्स हमको। आपका क्या ओपिनियन सर? मतलब कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस है, नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन टॉप क्रीम जो है उनको ही सेलेक्ट करते हैं लोग और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली उनका रिजल्ट अच्छा आना ही आना है, तो इसके बारे में आपका टेक, मतलब वो मीडियोकर स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है वो पीछे ही रह जाता है हमेशा, उसको चांस भी नहीं मिलता। एक्चुअली कैसा सर, डाइवर्सिटी की अपनी एक स्ट्रेंथ है ना।
जैसा हम बचपन में पढ़ते थे तो एक बच्चा बहुत अच्छा 99% लेता था, एक बच्चा ऐसा रहता था कि वो 60% भी लेता था। बट वो देखकर, वो माहौल, वो कंपटीशन देखकर हर बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा मौका, यानी वो अच्छा, वो जहाँ पर उससे बेटर करता था वो, ठीक है। तो उस तरीके का जो माहौल था उस ज़माने में स्कूल्स में था। बट ये एकदम ही परसेंटेज वाइज लेना उनकी भी कई बार मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम इतनी टफ है कि वहाँ बच्चा जब तक सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर उस टाइप का वर्क नहीं कर सकते। फिल्टरिंग होना जरूरी है। एक और चीज़ क्या होती है कि एक ही कक्षा में बहुत तेज़ बच्चा है और बहुत एवरेज बच्चा है। अब टीचर जब तेज़ बच्चे के हिसाब से पढ़ाएगा तो एवरेज बच्चा बेचारा वो दौड़ में परास्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर टीचर ने इसको ख्याल दिया तो वो जो टफ बच्चा जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके कारण एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, चांस पहले इक्वली मिलना चाहिए, बट पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सेग्रीगेशन एंट्रेंस एग्जाम के सिलेक्शंस के लिए ज़रूरी है। और वो लोअर जो बच्चा कर रहा है सर, उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दे तो आज यहाँ है तो एक स्टेप आगे बढ़े, वो ऊपर है तो उसके और एक स्टेप आगे बढ़े, मतलब ग्रेजुअल ट्रीटमेंट है, ग्रेजुअल। तो हर एक को ट्रीटमेंट देना है, नहीं तो उनको ले लिया, उनकी तरफ ख्याल दे दिया, इनको छोड़ दिया। ऐसा हो रहा है बहुत सारे नेशनल ब्रांड लोअर वालों को। तो ये होना चाहिए, ये होने से ज़्यादा दैट वाज माय पॉइंट। या यस सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैसेज टू द स्टूडेंट्स, मैसेज टू द पेरेंट एंड मैसेज टू द टीचर्स। सबसे पहले टीचर्स की तरफ ही आऊँगा कि अभी जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ रही है, मैं कोचिंग फ्रेटर्निटी के टीचर्स की बात कर रहा हूँ, सभी एग्जामिनेशन के डायनामिक्स चेंज होते चले जा रहे हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस हो गई है, कंपटीशन तो है, हम काम कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो हम लोगों को भी अपने स्ट्रेटजीज़ में टाइम टू टाइम बदलाव करना पड़ेगा। नए टाइप के क्या क्वेश्चन सारे वो देखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क बच्चे कैसे लिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, वो करनी चाहिए टीचर्स ने। मेरे हिसाब से अब टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी को पढ़ाना है ना तो वी नीड मेंटर्स। सिर्फ पढ़ा दिया नहीं चलेगा, आया बहुत अच्छा पढ़ा दिया चला गया, रिजल्ट नहीं आएगा। आया बहुत अच्छा पढ़ाने के बाद मेंटरिंग, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, इसको क्या असेसमेंट करते हैं, उनको उस तरीके से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये टीचर्स के लिए हो गया। फिर आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं पहले, उसके बाद में स्टूडेंट्स को जो 11th 12th JEE नीट के बच्चे हैं, मैंने बताया कि 10th और 11th 12th और एंट्रेंस ये कोई कंपैरिजन नहीं है, मैंने 100 टाइम्स लगभग बता दिया है। डे 1 से प्लान करें तो एक 4C प्लानिंग है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन अटेंडेंस, कोई दिन चाट नहीं मारने का है। कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़, रोज़ की पढ़ाई रोज़ करना है। कंसिस्टेंसी इन डाउट क्लियरिंग, डाउट रोज़ का रोज़ पूछ लेने का अपना, आज का कल तो भी हो जाना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी इन अपीयरिंग द एग्ज़ाम, ये एक 4C वाला फॉर्मूला उन्होंने फॉलो करना चाहिए। मोबाइल से हर बच्चा दूर रहे। मोबाइल पास में भी अगर है तो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो वाइब्रेट भी होता है या उसका लाइट भी ब्लिंक करता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। मोबाइल से पढ़ाई करना टोटली बंद कर दे, क्योंकि ये जब दिमाग में रहता है कि मैं मोबाइल से देख लूंगा तो आपका कंसंट्रेशन क्लासरूम में कम जाता है। उन्होंने कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है टीचर के पास जाइए, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप 2 सवाल करेंगे, टीचर 4 और चीज़ों के लिए आपको तैयार करके भेजता है, ठीक है। नहीं तो 1-2 मिनट के लिए घंटे भर का वीडियो देखना पड़ेगा। और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है और हेल्थ भी बहुत मैटर करती है बच्चों की, क्योंकि 2 साल में बहुत उनको काम करने का है। हेल्थ की तरफ भी ख्याल दें। ये स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए आप लोग ऑनर कोचिंग कराना छोड़ दीजिए। आप लोग इनडायरेक्टली अपने बच्चों को ब्राइब करना छोड़ दीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना छोड़ दीजिए। लाइफ का करोड़ों रुपया कमा लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे का करियर नहीं बना तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। 4 गोल्डन ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, 9th 10th 11th 12th, ये ऐसा एज ग्रुप है, यहाँ पेरेंट ने बच्चे के पीछे टाइम दिया, एक बार बच्चे का सेटअप बन गया, फिर वो बड़ा बन जाता है। फिर वो जब कॉलेजेस में जाता है ना, वो बहुत ही मैच्योर बन जाता है, उसमें काफ़ी समझ आ जाती है। लेकिन ये 4 साल अगर आपने ख्याल नहीं दिया, यही सब बनता है, यही सब बिगड़ता है, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए। और बाकी वही मैंने जो बताया, कोचिंग बच्चों का ज्वाइन करते हो तो ऑनर कोचिंग मत कराइए प्लीज़ पेरेंट्स। ऑनर कोचिंग की वजह से बहुत लॉस हो रहा है जनरेशन का। Thank you so much, sir. It was a pleasure as usual talking. Thank you. Pleasure talking to you.